ये चंडक से लेके सुल्तान पथरी तक जितना वक्त लगेगा, जितना वक्त एक मैनुअली इन सब कामों को लगता है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और अनकरीब ही शायद 1 आध महीने तक ये सारी रोड जो है वो ब्लैक टॉप हो जाएगी। पीएचई के प्रोजेक्ट्स थे, इनका ऑडिट करवाया जाए, इन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की जाए और पैसे का पाई-पाई का हिसाब जो है वो दिया जाए ताकि हम आगे ये काम शुरू कर सकें। जो जेड़ा स्कीम है आने वाले कुछ ही दिनों में उसका काम शुरू किया जाएगा। रियाज साहब, ये काम शुरू क्यों नहीं हुआ? अगर हम महकमा जल शक्ति की बात करें तो आवाम अभी भी परेशान है। आवाम पानी की बूंद के लिए तरस रही है। मारकोट, बराछड़, बलनाई, बिदार और 5 से 6 मतलब विलेजेस उसके अंडर आते थे मैप के अंडर, लेकिन वो स्कीम तो कामयाब नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक मेरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का ताल्लुक है, मैंने साफ अल्फाजों में कहा कि ये यहाँ पे जल शक्ति का जो ये मिशन है, ये एक टोटल फ्लॉप है, इस पे कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं पे स्टोर में पाइपें नहीं है, कहीं पे टाइम बीइंग के लिए टैंकर्स नहीं है। रियाज साहब, इसकी वजह क्या हो सकती है? ये तो बेसिक फैकल्टीज में आता है ना। देखिए, वजूहातें इसकी के लिए मैंने ये डिमांड रखी थी कि इन पे ऑडिट किया जाए। देखिए कि वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस बनेगी कहाँ पे? स्कूल्स में डेस्क नहीं है, टीचर्स के बैठने के लिए चेयर्स नहीं है। रियाज साहब, पैसा सरकार देती है, पैसा सरकार देती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन होता है कि स्कूल में कितनी पॉपुलेशन है, कितने बच्चे वहाँ, उसी हिसाब से पैसा भी आता है। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ पे है? क्या वजह है सर इसके ये पैसा गायब होने की? मैं वर्क कर रहा हूँ इस पर। आई एम ऑन वर्क। गवर्नमेंट किसी स्पेशल स्टेटस, एसटी स्टेटस या पहाड़ी स्टेटस किन्हीं को भी देती है। ये गवर्नमेंट की अपनी किटी है, वो जिसे चाहे उसे दें। आप क्या मानते हैं, क्या पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए? ये भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जब वज़ीर दाखिला से शायद आप कहीं मिलने गए थे अमित शाह जी से, तो वहाँ पे एंटी पहाड़ी, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मतलब रियाज साहब ने वहाँ मना कर दिया था। ये सर इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। आज भी मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से या बाकी लोगों से, आपके माध्यम से भी, कि जितनी भी स्कीमों पे ये पैसा लगा है वो पैसा गवर्नमेंट का है और आवाम का है, और आवाम के पास वो पैसा नहीं पहुंचा, वो सहूलियतें नहीं पहुंची हैं, अताती है कि मुखालफत की है। तो मुझे जहां तक इल्म है, होम मिनिस्टर से जो भी बात होती है, कहीं पे भी इतने बड़े हिंदुस्तान के मिनिस्टर से जो बात होती है, वहां पे बहुत से लोग होते हैं और हर लफ्ज़ बाय लफ्ज़ की रिकॉर्डिंग होती है। जो मतलब गरीब लोग हैं हमारे, जिनको इंतज़ार था कि पहली लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया, शायद इस लिस्ट में हमारा कहीं ना कहीं पे नाम आएगा, और वो लोग तैयारियों में थे कि हम जियो टैक्स करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, ठीक है, हम अपनी फाइल्स बनवाएंगे, लेकिन बहुत सारी गरीब जनता जो है इसमें निगलेक्ट हुई। नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं हूँ आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफ़ी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम डाक बंगलो लोरन में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे खुसूसी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डीडीसी मेंबर ब्लॉक लोरन से एडवोकेट रियाज बशीर नाज साहब। नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं। रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सोफी साहब आपका। काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा आपको, मैं थोड़े से दूर इलाके में था, आने में वक्त लग गया, तो आपको जो तकलीफ़ हुई उसके लिए माजरत। रियाज साहब, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करें, आज आप त्रांगढ़ के दौरे पे थे, उसके बाद आपने पंचायत लोहिलबेला का भी दौरा किया, जिस हिसाब से हमें खबर मौसूल हुई। क्या वजह थी आज के दौरे को लेके? देखिए, दौरा सिर्फ़ इसीलिए है कि जाके लोगों से मिला जाए, उनकी तकलीफ़ें, उनकी जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको समझा जाए और इलाके को भी देखा जाए, ताकि आने वाले वक्त में उन्हीं इलाकों को मद्देनज़र रख के लोगों के पास जो सहूलियतें हैं वो पहुंचाई जाए। रियाज साहब, आज आपने दौरा किया, वहाँ का आपने जायज़ा लिया, आपने एक्चुअल जो ग्राउंड कंडीशन है वो देखी जाके, किस तरह से मतलब आवाम को यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, अभी भी सड़क, बिजली, पानी की दिक्कत है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आवाम को रोज़ सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की ज़रूरतें हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में जहाँ-जहाँ पे भी जो कमियां हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, एक सवाल पैदा होता है कि जब हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जहाँ पे ऐसी जगह पे कहीं पे अगर काम नहीं हुआ होगा, हम उसको भी हाईलाइट कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आपको याद होगा 1 हफ़्ता कबल हमने एक इंटरव्यू किया था 3 मिनट्स की, एक स्पेशल बाइट रियाज साहब की, जिसमें हमने रोड की ब्लैक टॉपिंग को लेके ख़ास बातचीत की थी।
उस रोड का काम जो है शुरू हो चुका है, जहाँ पे अगर हम बात करें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स अगर वो कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं, साथ साथ में आज हम आपको वो भी दिखाएंगे कि उसका फैक्ट, उसका असर क्या पड़ा है। रियाज साहब, काम तो शुरू हो चुका है बहरहाल, तो अब आवाम को आप बताएंगे, क्योंकि मैक्सिमम जगह से हमें ये भी कंप्लेंट आ रही है कि प्रॉपर तरीके से जो तारकोल है वो नहीं बिछाई जा रही है। और उसके बाद मंडी से लेके लोरन तक कितने वक्त का वक्त लग सकता है इसमें? देखिए, जिस वक़्त ये चंडक से लोरन तक की जो सड़क थी जिसका ब्लैक टॉपिंग का मसला था, इसमें लास्ट ईयर भी हमने ब्लैक टॉपिंग करवाई थी, लेकिन कुछ जगह से वो फिर दोबारा ख़राब हो गई। इसके साथ-साथ जब अभी पिछले वक़्त में बहुत से टीचर्स के डेपुटेशंस, बाकी जितने सरकारी मुलाज़मीन हैं उनके डेपुटेशंस, और लोगों के जो तकलीफ़ें थी, और ख़ासकर मैं खुद भी हर रोज़ आते-जाते देखता था कि सड़क की हालत वाइडनिंग की वजह से बहुत ही ख़राब हो गई थी, और लोगों को इस सड़क के ख़राब होने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अ, इसी चीज़ को लेके हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये बात रखी, और जब आपने पहले इंटरव्यू किया था तो उसमें मैंने ये मुद्दे जो है वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के साथ उठाए थे, और उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि 1 आध हफ़्ते तक वो काम जो है वो हम शुरू करवा देंगे। ये रोड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी ब्लैक टॉपिंग रहे, और मुझे खुशी है इस बात की, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डीसी पुंछ इंद्रजीत जी का, एक्सियन आरएनबी हरविंदर जी का, कि जिन्होंने अपनी कमिटमेंट को निभाया और विदिन अ वीक हमारी बात सुन के यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग शुरू करवाई। और मुझे उम्मीद है कि ये चंडक से लेके सुल्तान पथरी तक जितना वक्त लगेगा, जितना वक्त एक मैनुअली इन सब कामों को लगता है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और अनकरीब ही शायद 1 आध महीने तक ये सारी रोड जो है वो ब्लैक टॉप हो जाएगी। इसके साथ साथ आने वाले वक्त में बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा भी है, यात्री भी कोविड के बाद आज 3 साल के बाद यहाँ आएंगे, तो मेरी ये कोशिश थी कि यात्रा शुरू होने से पहले भी, ताकि जो यात्री, जो मेहमान हमारे यहाँ पुंछ में बाहर हिंदुस्तान मुल्क से आएंगे हमारे, उनको भी तकलीफ ना हो, और उनकी यात्रा भी जो है वो सुखद रहे। रियाज साहब, बराछड़ की जो रोड है, हमें सोर्सेज के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसको मतलब अप्रूवल करवाने में डीडीसी रियाज साहब का एक बहुत बड़ा किरदार उसमें है। क्या कहेंगे, 4 करोड़ से ज़ायद का पैसा है, कितना वक्त लग सकता है काम शुरू होने में? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा बराछड़ और मारकोट की आवाम को कि उनकी बहुत पुरानी डिमांड थी इस रोड के लिए। जब मैं इलेक्शन जीता तो मेरी कमिटमेंट थी यहाँ के लोगों के साथ कि यहाँ पे रोड पहुँचेगी, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि बहुत जल्द ही ये पैसा जो है गवर्नमेंट ने मंजूर किया, और मुझे लगता है कि अब उसका टेंडर भी लग चुका है, और शायद 11 तारीख उसके लास्ट टेंडर की फिलिंग की डेट है। देखिए, ये टेंडर प्रोसेस है, मुझे लगता है कि 1 आध महीने में ये काम जो है वो अलॉट होके शुरू हो जाना चाहिए। रियाज साहब, एक सवाल है नागानाड़ी की आवाम से, उनकी जो रोड का वो मतलब कहाँ पहुँचा है, उनकी जो रोड का इशू है कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, वो रोड के लिए भी हमने डीपीआर बनवाया, पूरा लोयल बेला से लेके नागानाड़ी तक वो डीपीआर सबमिट भी हुआ, उस पे आज भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, फाइनल स्टेज पे है। मुझे लगता है कि कभी भी उस रोड का पैसा भी जो है 10 करोड़ के करीब वो मंजूर होके आ सकता है, किसी भी वक्त, शायद 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। बस गवर्नमेंट के टेबल पे फाइल पड़ी हुई है, और जिस तरह माड़कोट की रोड, बराछड़ की रोड अप्रूव हुई है, या जिस तरह हमने पिछले साल लोरन ब्लॉक की 6-7 सड़कों के और काम शुरू करवाएं, उसी तरह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले थोड़े से वक्त में, बहुत ज़्यादा इंतज़ार अब उस रोड के लिए भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक कोडल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब फॉलो करनी पड़ती हैं, पूरी करनी पड़ती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उन लोगों को भी ये तोहफ़ा बहुत जल्द मिलेगा। रियाज साहब, आज से 5-6 माह कबल हमने आपका एक इसी चैनल के ऊपर इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, जब आपने यकीन दहानी दिलाई थी कि जेड़ा स्कीम को लेके, जो जेड़ा स्कीम है आने वाले कुछ ही दिनों में उसका काम शुरू किया जाएगा। रियाज साहब, ये काम शुरू क्यों नहीं हुआ? अगर हम महकमा जल शक्ति की बात करें तो अवाम अभी भी परेशान है, अवाम पानी की बूंद के लिए तरस रही है। मारकोट, बराछड़, बलनाई, बिदार और 5 से 6 मतलब विलेजेस उसके अंडर आते थे, उस मैप के अंडर, लेकिन वो स्कीम तो कामयाब नहीं हो पाई है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, उसके कामयाब ना होने की वजह
वो लोग बता सकते हैं जो उस वक्त इस स्कीम को फॉलो कर रहे थे या जिन लोगों की देख रेख में ये स्कीम जो है वो चल रही थी। क्यों बंद हुई, कहाँ पे फंड्स की एम्बेजलमेंट है, कहाँ पे मुलाजमीन जो वहाँ पे थे जिनके अंडर वो स्कीमें चल रही थी, सरकारी मुलाजम, उनकी वजह से कोई दिक्कत आई है या जो उस वक़्त के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों उनकी वजह से। आपने तो यकीन दनी दिलाई थी ना कि आने वाले कुछ ही महीनों में हम इसका काम शुरू करवाएंगे। आपने जो 3 दिन पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल शक्ति के पुंछ आए थे जब हमारी डीडीसी काउंसिल की मीटिंग थी, तो आपने क्या मेरी वो बातें जो मैंने उनके सामने रखी वो सुनी आपने? बराबर बराबर सुनिए। उसमें हर स्कीम सिर्फ जेड़ा नंदी छूल की नहीं बल्कि जितनी भी पुंछ हवेली की पानी की दिक्कतें हैं, उसके साथ साथ जो मेरे सुरनकोट से साथी डीडीसी हैं वो या मेंढर से हैं, सब ने मिल के इस चीज़ के लिए अपने अपने इलाके की इस पानी की दिक्कत को लेके आवाज़ उठाई। उसी में अगर आप वो सुनेंगे या उसमें देखेंगे कि बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि मैं गुस्सा हुआ। मैं अभी बताना चाहता हूँ, मैं गुस्सा नहीं था। वो आवाम का दर्द था, वो आवाम की वो तकलीफ़ें थी जो पिछले वक़्त में मैंने पानी की वजह से देखी हैं, चाहे वो बांडी चेचियाँ हो, चाहे वो माड़कोट हो, चाहे वो बिदार बलनोई हो, चाहे वो फ़तेहपुर हो, चाहे वो कैनू कलानी हो, चाहे वो खनेतर हो या सलोतरी हो या मंगनाड़ हो, जहाँ-जहाँ पे भी मैं गया वहाँ पे मैंने ये देखा है कि पानी की बहुत दिक्कत है और कहीं पे भी ऐसी अभी तक गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज़, नई स्कीम्स नहीं बना रहे हैं जिनकी वजह से कि वो पानी की वो दिक्कत जो है वो ख़त्म हो सके। मैंने साफ अल्फाजों में कहा है परसों कि जल शक्ति हो सकता है कि हिंदुस्तान के बाकी कोनों में बाकी जगहों पे एक सक्सेसफुल स्कीम हो, लेकिन जहाँ तक मेरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का ताल्लुक है, मैंने साफ अल्फाजों में कहा कि ये यहाँ पे एक जल शक्ति का जो ये मिशन है, ये एक टोटल फ्लॉप है, इस पे कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं पे स्टोर में पाइपें नहीं है, कहीं पे टाइम बीइंग के लिए टैंकर्स नहीं है। यार साहब इसकी वजह क्या हो सकती है? ये तो बेसिक फैकल्टीज में आता है ना। देखिए, वजूहातें इसकी के लिए मैंने ये डिमांड रखी थी कि इन पे ऑडिट किया जाए। कितना पैसा आया, कितना पैसा लगा, कितनी पाइपें निकली, कितनी पाइपें ज़मीन पे लगी, क्यों वक्त पे ये काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकते पैसे होने के बावजूद भी। मैंने पहले भी ये इस मुद्दे को उठाया है और मैंने उस दिन भी जो जल शक्ति के चीफ आए थे उनके सामने भी ये बोला है कि जितनी भी ये स्कीमें हैं आप विजिलेंस कीजिए, आप इनका ऑडिट कीजिए और वो ऑडिट करके आप हमें भी बताइए कि भाई ये ऑडिट है, इसमें इतना पैसा लगा, इतना बच गया या इतना गवर्नमेंट ने नहीं दिया जिसकी वजह से ये स्कीमें बंद हुई। आज भी मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से या बाकी लोगों से आपके माध्यम से भी कि जितनी भी स्कीमों पे ये पैसा लगा है वो पैसा गवर्नमेंट का है और आवाम का है और आवाम के पास वो पैसा नहीं पहुंचा, वो सहूलियतें नहीं पहुंची हैं। लिहाजा मैं आज भी ये कहता हूं कि इन सारे प्रोजेक्ट्स का, जितने भी ये पीएचई के प्रोजेक्ट्स थे, इनका ऑडिट करवाया जाए, इन पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की जाए और पैसे का पाई का हिसाब जो है वो दिया जाए ताकि हम आगे ये काम शुरू कर सकें। रियाज साहब इज्जत हम आपकी करते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, लेकिन अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो हमारी कौम हमसे नाराज़ हो जाएगी। रियाज साहब एक सवाल यहाँ से निकलता है, जिस तरह से आपको याद होगा गुज़श्ता कुछ माह कबल हमारे वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह जी ने कश्मीर का दौरा किया था। वहाँ पे उन्होंने ऐलान किया था शरेआम कि पहाड़ियों को हम स्पेशल स्टेटस देंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गवर्नमेंट के मसले हैं। गवर्नमेंट जिसे चाहे उसे जो मर्जी स्टेटस दे सकती है। गवर्नमेंट किसी स्पेशल स्टेटस, एसटी स्टेटस या पहाड़ी स्टेटस किन्हीं को भी देती है। ये गवर्नमेंट की अपनी किटी है, वो जिसे चाहे उसे दें। रियाज साहब आप क्या मानते हैं, क्या पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि टोटल डोमेन जो है ये गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की अपनी चीज़ें हैं। बिल्कुल जहाँ पे कहीं हक बनता है, जिसका भी हक बनता है, उसको वो हक मिलना चाहिए। रियाज साहब ये भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जब वज़ीर दाखिला से शायद आप कहीं मिलने गए थे अमित शाह जी से, तो वहाँ पे एंटी पहाड़ी ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मतलब रियाज साहब ने वहाँ मना कर दिया था। ये सर इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। सरासर गलत है।
सरासर गलत है। मैंने जो मेमोरेंडम वहाँ पे सबमिट किया था वो भी उसमें एक पब्लिक उस मेमोरेंडम के हवाले से उस बताएं। मेमोरेंडम के हवाले से आप वो मेमोरेंडम पढ़ लीजिए, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना। जो मेमोरेंडम मैंने दिया, मैंने स्कूलों की बात की, सड़कों की बात की, फॉरेस्ट राइट की बात की, मैंने बाकी जितने भी हमारे राइट्स हैं उनकी बात की। उसमें गुज्जर फॉरेस्ट राइट में सिर्फ गुज्जर तो नहीं आते ना, कश्मीरी भी आता है, पहाड़ी भी आता है, खान भी आता है, हिंदू भी आता है। जिस जिसकी जहाँ ज़मीन थी हमने कहा था फॉरेस्ट राइट्स को इन टोटो इम्प्लीमेंट करें ताकि जिन भी लोगों के हकूक़ हैं वो हकूक़ उनको मिलें। मॉडल स्कूल्स के लिए बोला हमने, बॉर्डर एरियाज़ के लिए बोला, लोरन के लिए बोला, मंडी के लिए बोला, वो तो डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई हैं वो चीज़ें कि हमारे इन इलाकों को ये स्कूल दिए जाएँ, ये सड़कें दिए जाएँ, बिजली पानी की चीज़ें रखी जाएँ ताकि हमारे जो इलाके हैं, ये इलाके तरक्की करें। बाकी जहाँ तक ये बात आती है कि मुखालफत की है, तो मुझे जहाँ तक इल्म है, होम मिनिस्टर से जो भी बात होती है, कहीं पे भी इतने बड़े हिंदुस्तान के मिनिस्टर से जो बात होती है, वहाँ पे बहुत से लोग होते हैं और हर लफ्ज़ बाय लफ्ज़ की रिकॉर्डिंग होती है। जो मैंने कहा, जो किसी ने भी कहा, वो सब रिकॉर्डिंग्स होती हैं वहाँ पे। वो रिकॉर्डिंग्स जो भी हैं, ये एक प्रोपेगेंडा कुछ लोगों का सर फैलाया क्या हुआ आप है। इसको प्रोपगंडा या फिर झूठा इल्जाम मानते हैं? ऑफ कोर्स दिस इज टोट मैं तो कह रहा हूँ कि ये टोटल जिन 4-5 लोगों का ये कहना है वो सामने है, उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है मेरे खिलाफ बात करने के लिए। मैं उन सब लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो चीज़ें चली मैं सब जानता हूँ। मतलब वो एक ये चीज़ थी कि कोई चीज़ इसके खिलाफ मिल नहीं रही है, तो चलिए ये क्यों गया उनसे मिलने या किस तरीके से ये उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी। तो मैं कहता हूँ मैं चलिए टोटल छोड़िए इन रियाज टोटल साहब, बात करते हैं महकमा तालीम की। महकमा तालीम एक ऐसा महकमा है, जो भी डिपार्टमेंट, कितना भी डिपार्टमेंट बड़ा बने, जो उसका रॉ मटेरियल है महकमा तालीम ही तैयार करता है। किस तरह से आप देखते हैं हमारे स्कूलों की आज खस्ता हालत है? टीचर्स का इशू है, उसके बाद स्कूल बिल्डिंग्स का इशू है, डिजिटल इंडिया का दौर है, और आज भी हमारे जो बच्चे हैं बहुत सारी जगहों पे आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार महकमा तालीम को पैसा देती है, न जाने वो पैसा कहाँ और किसकी जेब में जाता है, और स्कूलों की रियासत साहब क्या वजह है कि बुरी हालत हो सकती है? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे स्कूलों की हालत, हमारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की हालत बहुत बुरी है। और जहाँ तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसरान का ताल्लुक है, तो मैंने बहुत बार बात भी की, मैंने बहुत सी चीज़ें उनको अभी कहीं भी सजेशंस भी दिए कि इन सब चीज़ों को सुधार लीजिए। इस पे काम चल रहा है। मैं आने वाले वक्त में खुद स्कूलों के वो दौरे किए भी हैं मैंने, कुछ अपनी जगह पे और कुछ और भी करके मैं भी अपने जो होमवर्क है वो प्रॉपरली कर रहा हूँ, क्योंकि जब से हम चुने तब से कोविड था, स्कूल वगैरह बंद थे, अब खुले हैं। वाकया ही मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत खस्ता हालत में है। चाहे वो आप किसी भी स्कूल को उठा के देख लीजिए, जिसको देख के भी आज के ज़माने में दुख होता है। कुछ जगहों पे हमने स्मार्ट क्लासेस दी हैं, मैंने खुद पैसा दिया है, 15-20 लाख रुपए मैंने 3-4 स्कूलों के लिए दिया है जिसमें स्मार्ट क्लासेस का प्रोविजनिंग रखा है। लेकिन मैंने जब उन स्कूलों को विज़िट किया और देखा, तो मैं हैरान हुआ हूँ इन चीज़ों को देख के कि वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस बनेगी कहाँ पे? स्कूल्स में डेस्क नहीं है, टीचर्स के बैठने के लिए चेयर्स नहीं है, रियाज साहब, खिड़कियाँ नहीं है। पैसा सरकार देती है, पैसा सरकार देती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन होता है कि स्कूल में कितनी पॉपुलेशन है, कितने बच्चे वहां, उसी हिसाब से पैसा भी आता है। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ पे है? क्या वजह है सर इसके ये पैसा गायब होने की? मैं वर्क कर रहा हूँ इस पे। ऑन वर्किंग? आई एम ऑन वर्क, आई एम ऑन माई जॉब ऑन इट। वेरी सून इन सब चीज़ों के बारे में भी क्योंकि मैं तब तक बात नहीं करता जब तक कंक्रीट चीज़ें मेरे पास ना हों। मैं कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में जिस तरीके से आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में एजुकेशन डिपार्टमेंट के इन सब चीज़ों को लेके भी जो चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी। रियाज साहब, अगर बात करें पीएमएवाई की, बहुत सारे जो मतलब गरीब लोग हैं हमारे, जिनको इंतजार था कि पहली लिस्ट में हमारा नाम नहीं आया, शायद इस लिस्ट में हमारा कहीं ना कहीं पे नाम आएगा, और वो लोग तैयारियों में थे कि हम जियो टैक्स करवाएंगे, हम ये करवाएंगे, ठीक है, हम अपनी फाइल्स बनवाएंगे। लेकिन बहुत सारी गरीब जनता जो है इसमें निगलेक्ट हुई है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है इसको, तो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के 4500 केसेस हैं, 4500 केसेस हैं जिनको कंपाइल किया गया हुआ है। वजूहतें क्या रहीं,
मैं उनमें नहीं जाना चाहता, कहीं पे शायद नेटवर्क का इशू होगा या कहीं पे कुछ फाइल सबमिट करने में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा कोई, इसमें कोई शक नहीं है कि जेन्युइन लोग जो हैं वो बाहर रहे हुए हैं, मेरे पास मिले हैं, लेकिन फिर भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से मिल के इस चीज़ को उठाया था और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक लेटर भी निकाली थी कि जिसमें ये कहा था कि जितने भी लेफ्ट आउट केसेस हैं, वो लेफ्ट आउट केसेस को हर सेक्रेटरी को पंचायत लेवल पे कहा था कि जितने भी सरपंचों को भी कहा था कि जितने भी आपके लेफ्ट आउट केसेस हैं, इमीडिएटली उसकी फाइल को जो है वो कंपाइल करके सबमिट अपने पास रखिए। और इसके साथ साथ हमने दिल्ली में भी चिट्ठी लिखी हुई है कि आप हमें ये बता दीजिए कि आप वो साइट कब ओपन करेंगे, किस दिन वो राइट्स जो हैं वो दोबारा से पंचायत के सेक्रेटरीज को मिलेंगे ताकि वो फाइल्स अपलोड हो जाएं। और हमने ये भी कहा है कि जिस दिन आपको ये फाइल सिस्टम ओपन करना है, उससे कम से कम 10 दिन पहले इंटीमेशन आनी चाहिए, ताकि हम अपनी पूरी तैयारी में रहें कि 1 या 2 या 4 हफ्ता जो भी आप हमें दें, उस हफ्ते में जितने भी लेफ्ट आउट केसेस हैं, हम उन सब के जो वो कागज़ हैं, उनको सिस्टम पे अपलोड कर सकें। चलिए रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फाइनली अब लास्ट पे जो हमारे व्यूअर्स देखेंगे तो उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा, खुश रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों को बेहतर तरबियत दें, और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आपसी भाईचारा जो है वो बनाए रखें, क्योंकि आपसी भाईचारे से ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जब तक भाईचारा है तब तक हम सब भाई भी हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये थे एडवोकेट रियाज बशीर नाज साहब, डीडीसी मेंबर ब्लॉक लॉरेंस से। आवाम के सवालात जितने भी थे आज हमने इनसे डिस्कस किए। तो आप देखते रहिए आवाम की आवाज़, दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सूफ़ी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।